हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज और उसमें ज्योग्राफी सेक्शन लेसन नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर यानी कि वातावरण और तापमान के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जब से मैनकाइंड एग्जिस्टेंस में आई है या लाइफ पॉसिबल हुई है अर्थ पे, तब से हमने ये देखा है कि अर्थ जो है वो एक गैस से सराउंडेड है, गैस के क्लाउड से सराउंडेड है, जिसकी वजह से ही लाइफ पॉसिबल हो पाई है अर्थ के ऊपर। तो ये जो कवर है, जो ब्लैंकेट है जो अर्थ को सराउंड करता है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कम से कम नहीं तो 1600 किलोमीटर्स ऊपर तक जाता है सरफेस से। तो हाइट हो गई 1600 किलोमीटर, पर जो 99% एयर है वो 1600 किलोमीटर में नहीं फैली हुई, वो हाइट 32 किलोमीटर तक ही आपको मिलती है। तो मैक्सिमम जो डेंस हवा है, घनी हवा है, आप ये कह सकते हैं वो 32 किलोमीटर तक होती है। जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपरी भाग हो गया, लिथोस्फेयर लैंड हो गया, और हाइड्रोस्फेयर वाटर का भाग जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि जहां इंटरैक्ट ना करे प्रोपोर्शन में वहां लाइफ पॉसिबल ना हो, पर जहां पर ये इंटरैक्ट करते हैं वहां पर लाइफ पॉसिबल होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी होता है नमी, हवा में कितनी नमी है, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है हवा का, और विंड का इफेक्ट, विंड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, उस सबको हम फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं अर्थ का। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट में जो जो चीजें आती हैं, एलिमेंट्स आते हैं, उसको याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक याद करना है, वाओ हैट, जिसमें ओ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट एक वर्ड बन जाता है, एक फ्रेज बन जाता है। W से होता है विंड्स, A का मतलब एटमॉस्फेयर, H से ह्यूमिडिटी, A से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और T से आ जाता है टेम्परेचर। तो वाओ हैट जो है उससे आप याद कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के, धरती के, अर्थ के। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एनवायरनमेंट के हैं, और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो स्फीयर्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथो मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा। ये मेन एलिमेंट्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के। बट कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को याद करने के लिए वाओ हैट इज द निमोनिक। अब जो एलिमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं हिस्से हैं, स्फीयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उसको एक बार दोबारा बता देती हूँ। एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर कंटेंट है हवा के अंदर, कितनी नमी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी आपके ऊपर हवा का कितना दबाव है धरती के उस हिस्से पे। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में क्या कुछ मिलता है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो एटमॉस्फेयर की बात मैंने की थी, एक हवा का क्लाउड जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गैसेस, वाटर वेपर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। कई बार तो आपको रूम में भी दिखाई देते हैं जब धूप की किरणें पड़ती हैं। तो ये जो भारी चीजें हो गई, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर्स हो गए, क्योंकि ये भारी हैं तो ये निचले हिस्से में रहती हैं एटमॉस्फेयर के। बिल्कुल वैसे जैसे एक पानी के टब के अंदर अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे, क्योंकि वो भारी है तो वो नीचे चला जाता है, तो वैसे ये भारी चीजें एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में रहती हैं, लोअर लेयर्स के अंदर। और जैसे जैसे हम हाइट पकड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है।
मतलब इतनी डेंस नहीं रहती हवा जितनी आपको 32 किलोमीटर्स की हाइट तक मिलेगी। अब कौन कौन सी मेन गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो याद करने के लिए आपको नॉक याद करना है, NOC। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 99% एटमॉस्फेयर को कवर कर लेती है, मतलब इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा जो बाकी सारी गैसेस होती हैं वो कुल मिला के सिर्फ 1% होती हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब ज्यादा जो परसेंटेज है वो 3 गैसेस लेती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारी धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें समान मात्रा में नहीं बिखरे हुए, कहीं पे आपको अलग मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे, कहीं पे ज्यादा मिलेंगे। ये ज्यादातर टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं कि एक जगह का टेम्परेचर क्या है। चलिए अब हम बताते हैं कि मान लीजिए प्योर ड्राई हवा का आप एक गोला पकड़ लेते हैं, तो उसमें गैसेस की क्या प्रोपोर्शन होती है, मतलब कितनी परसेंटेज में कोई गैस होती है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो आप टेबल देख सकते हैं, 78.03% होता है, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01% होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अब ये जो गैसेस हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है, और ये एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से यानी धरती के लिथोस्फेयर का जो पार्ट है उसके बिल्कुल पास पाई जाती है। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की। आपको एक बात बताती हूँ, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरी इंपॉर्टेंट गैस है जिसकी बदौलत प्लांट्स जो हैं हम लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ये एक ब्लैंकेट भी बना देती है, कवच भी बना देती है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो हीट बाहर नहीं जा पाती। आपने ग्रीन हाउस गैसेस देखी होगी, उनके बारे में सुना होगा। तो एक हट भी बनाई जाती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को समेट के रखा जाता है ताकि हीट एस्केप ना कर सके। ये एक रजाई का काम करती है जहां से हीट बाहर नहीं जाती। और चौथे नंबर पे आ जाता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स, जो एटमॉस्फेयर में हर जगह पे वेरी करते हैं। इनफैक्ट इनकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है वो भी इफेक्ट होता है। आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। माइक्रो में आपने कन्वेक्शन मोड के बारे में जरूर देखा होगा, मतलब कन्वेक्शन मोड होता है, ग्रिल करना होता है, तो वही कन्वेक्शनल करंट एटमॉस्फेयर में भी आपको देखने को मिलता है, मतलब एक सर्कुलर फ्लो है एयर का। अब आपको समझाती हूँ। मान लीजिए सन या सूरज की किरणों की वजह से जो धरती का लैंड का हिस्सा है वो गर्म हो गया, उसकी वजह से जो ऊपर वाली उसकी हवा की लेयर है वो भी गर्म हो जाएगी क्योंकि वो उसके टच में है। अब वो गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, हल्की हो जाती है, और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब हल्की हो गई, डेंसिटी कम हो गई, एक ही बात है। तो हल्की होने की वजह से वो राइज करना स्टार्ट कर देती है, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो जगह खाली हुई है जहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ को गई है, वो हवा वो जगह भरने के लिए कोल्ड जो भारी हवा होती है वो नीचे की तरफ को अपनी जगह ले लेती है, फिर वो हल्की होके ऊपर को जाती है, ठंडी वाली हवा नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हीटेड एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो राइज हो जाती है और उसको रिप्लेस करता है कूल एयर। तो ये जो सर्कुलेशन है हवा का, जब ये स्टार्ट हो जाता है, एक साइकिल बनता है, उसे हम कन्वेक्शनल साइकिल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉल्यूशन, हवा के अंदर प्रदूषण के बारे में। देखिए सालों साल हो गया, मैं आपको कह सकती हूँ मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए कि हमने इतना सामान एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है जो नेचुरल नहीं है।
नेचर अपने आप को नहीं हील कर पाएगी उस सामान की वजह से, क्योंकि वो केमिकल है, क्योंकि वो खतरनाक है ना केवल इंसानों के लिए बल्कि नेचर के लिए भी। तो वो जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये जो एयर को प्रदूषित करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, ये दो किस्म के होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में और एक गैसियस फॉर्म में। क्योंकि एयर जो है ज्यादा भारी चीजें नहीं कैरी कर सकती, तो जो सॉलिड फॉर्म के भी आपको पोल्यूटेंट्स दिखाई देंगे वो बहुत हल्के होते हैं। जैसे सिटी से स्मोक निकलता है जो हवा में मिल जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी वजह से भी बहुत सारे सॉलिड पोल्यूटेंट्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब कोयला जलाते हो तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में जाके मिल जाते हैं, खासतौर पे जो हम स्मोक रिलीज करते हैं। इंडस्ट्रीज छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रिलीज करती हैं और छोटे स्केल पे नहीं, बड़े स्केल पे वो ये काम कर रही हैं। तो एक प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं एस्बेस्टॉस। ये एक बहुत खतरनाक तरीके का मटेरियल है, एक पार्टिकल है जो सॉलिड पोल्यूशन कॉज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें गैसियस पोल्यूटेंट्स की, तो जो व्हीकल से एग्जॉस्ट निकलता है, ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट निकलता है, वो गैस की फॉर्म में होता है। इसकी वजह से एयर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है और वो बहुत घातक होती है, पॉइजनस होती है। आजकल की डेट में खास तौर पे सर्दियों में एक नया टर्म आया है जिसे हम कहते हैं स्मॉग। स्मॉग दो वर्ड से बना है, एक तो नेचुरल फॉग, जब धुंधला हो जाता है, और उसके अंदर जब स्मोक मिल जाती है तो फॉग क्या करता है, वैसे ही आपको आगे का जो चीजें हैं वो देखने में दिक्कत करता है। साथ में अगर स्मोक मिल जाए तो दिखाई तो विजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट जीरो हो ही जाती है, साथ में आपके लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। जो ओजोन है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर आती है, हम बात करेंगे। सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, उसके अंदर ओजोन की एक लेयर है, वो खत्म होती जा रही है पोल्यूटेंट्स की वजह से, उसमें एक होल हो गया है। तो ओजोन लेयर क्या करती थी, बेसिकली जो खतरनाक रेज सन से हमें आती हैं, यूवी रेडिएशन, जिसकी वजह से हम सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि स्किन पे प्रॉब्लम्स ना हो, वो ओजोन हमें बचाती है। और पोल्यूशन कर करके हमने ओजोन को खत्म कर दिया, खास तौर पे उस एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, वहां बिल्कुल खत्म हो रही है ओजोन लेयर। हालांकि जो सरकार है और बाकी लोग जो हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जाए, बट आई थिंक कि हम जो पढ़ते हैं उससे भी हमें अवेयरनेस लेनी चाहिए कि हम खुद स्टेप्स लें जिससे एयर पोल्यूशन को क्या किया जा सके कंट्रोल। तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं, सारी गैसेस जो हैं वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड वेस्ट है, डस्ट हो गया, कार्बन हो गया, सॉल्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स जो प्लांट से मिलते हैं, उन सबको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि वो हल्के भी होते हैं और नीचे वाली लेयर्स में ही रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तभी तो हम उन्हें इनहेल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में रहते हैं और हमारे लिए बहुत घातक है। सो प्लीज बी केयरफुल कि आप मदद करें सरकार की एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ के अंदर वाले पार्ट में हमने पढ़ा था शेल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, वैसे ही एटमॉस्फेयर जो है जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा है आज की डेट तक, सैटेलाइट्स भेज के बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है पिछले कुछ सालों में, उससे हमें ये ज्ञान हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है वो मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सेकेंड लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, थर्ड लेयर को हम मीजोस्फेयर बोलते हैं और फोर्थ लेयर को हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं।
तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बट इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसका भी एक नाम है। जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो लेयर है उसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की जो लेयर है उसे हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो लेयर है उसे हम मीजोपॉज बोलते हैं। तो आपकी बुक में थोड़ी इंफॉर्मेशन गलत है, वो मैं आपको बता दूंगी कि कहां पर गलती है। पहले हम समझ लेते हैं इन लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहली लेयर की, जो लिथोस्फेयर, लैंड के बिल्कुल संपर्क में होती है, टच में होती है। तो इसे हम लोएस्ट लेयर बोलते हैं, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ को, जैसे अर्थ की शेप है, एक ओवल शेप में ही कवर करती है और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 12 किलोमीटर। पर इक्वेटर के आसपास आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा ऊंचाई पे पाई जाती है, कम से कम नहीं तो 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते हैं, खास तौर पे पोल्स पे इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। आपने वीडियोस में देखा होगा पोल्स में जो बादल है वो नीचे ही दिखाई देते हैं। तो उससे आप याद रखना कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है पोल्स पे वो 6 to 8 किलोमीटर होती है। सारे वेदर फिनोमिना इसी लेयर में टेक प्लेस करते हैं। जैसे वेदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, रेनफॉल, बारिश, स्टॉर्म्स, बादल बनना, टाइफून आना, ये सब इसी लेयर में होते हैं। जो वाटर वेपर है वो भी इसी लेयर में सस्पेंडेड होता है। सबसे ज्यादा वाटर वेपर इसी लेयर में देखने को मिलता है क्योंकि यहीं पे बादल बनते हैं ना। तो जैसे जैसे हम इस लेयर से ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और वो डिक्रीज किस रेट पे होता है? अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 5 से 6 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। तो अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, मतलब ठंड की तरफ को जा रहे हैं आप। जो 75% हवा है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती है मैक्सिमम। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, बट उसके ट्रांजिशन में हम ये कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक जाते जाते जो ट्रांजिशन आता है उसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, वो देख लेना। बुक में ये दिया है कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है, सेकेंड लेयर है। इसकी हाइट भी आप कह सकते हैं मौसम के अनुसार चेंज होती है। किसी जगह पे, कोई जगह कौन से लैटिट्यूड पे है उसके हिसाब से भी इसका जो थिकनेस है, इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है। जैसे समर्स की बात की जाए तो समर्स में इसकी हाइट हम कह सकते हैं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विंटर सीजन। सर्दियों में ये काफी हाइट पे होता है अगर हम विंटर सीजन से कंपेयर करें सर्दियों से। इसकी हाइट इक्वेटर के आसपास 15 किलोमीटर की होती है, लेकिन जब आप 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर जाते हैं तो इसकी हाइट आप कह सकते हैं, जैसे पोल्स पे हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर भी नीचे है, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर जाते ही आप देखेंगे इसकी भी हाइट नीचे ही होगी, 10 किलोमीटर के आसपास ये पाया जाता है। जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको डेंस हवा नहीं मिलती। जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफी कम रहता है, ठंड होती है, पर यहाँ पर बादल भी नहीं बनते क्योंकि मैंने वो आपको बताया था वो बनते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ये जो लेयर है मेजर, अगर हम देखें कि कितनी इसकी थिकनेस है, वो है 50 to 55 किलोमीटर। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया है। तो जो ओजोन लेयर है, जो मैंने आपको बताया था, जो हमें यूवी लाइट से बचाती है, जो सन से आती है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर एक पाइप है, उसके अंदर एक और पाइप है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है, ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, जिसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक की होती है। उसके बाद आ जाता है मीजोस्फेयर। तो यहां पर जब 50 किलोमीटर के आसपास आप पहुंच जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो ना तो बढ़ता है ना कम होता है,
तो 50 किलोमीटर के आसपास नॉर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, मीजोस्फेयर के बारे में, जो कि आती है स्ट्रेटोपॉज के बाद। आपकी बुक पे ट्रोपोपॉज लिखा है, उसको ठीक कर लेना, इट्स स्ट्रेटोपॉज। ये एक्सटेंड करती है लगभग 50 to 60 किलोमीटर तक, और जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो कम होता जाता है जैसे आप हाइट पे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेटोपॉज पे नॉर्मल रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ना गिरता है ना बढ़ता है, नॉर्मल मतलब कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं मीजोपॉज पे तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, कम से कम नहीं तो 80 किलोमीटर पे जाकर माइनस में चला जाता है, और वो भी -90°C। मीजोस्फेयर के ऊपर वाली जो लिमिट है उसे हम बोलते हैं मीजोपॉज, और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब वो सन के हवाले हो जाता है कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बेसिकली मीजोपॉज तक टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जो लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर उसमें जाकर टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि सन की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो थर्मोस्फेयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो गैसेस हैं उसका कंटेंट बहुत कम होता है। आप ये कह सकते हैं इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जो बिल्कुल मीजोस्फेयर के ऊपर है उसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं। उसकी हाइट होगी 100 to 300 किलोमीटर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो रेडियो वेव्स है, कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए हम आइनोस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो सिग्नल एक जगह से ऊपर जाता है फिर दूसरी जगह आता है, या टीवी पे कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, उसके लिए ये लेयर यूज में आती है। तो इस लेयर के ऊपर वाले हिस्से मतलब लास्ट पार्ट को हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बट ये बोला जाता है इसमें कम डेंसिटी की गैसेस होती हैं जो ज्यादा डेंस नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स आती हैं? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।